अपडेट है 11 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। निर्दलीय शंकर सिंह की बढ़त बरकरार है। शंकर सिंह को निर्णायक बढ़त अब मिल चुका है। शंकर सिंह 6,838 वोट से आगे चल रहे हैं, तो शंकर सिंह को 64,100 वोट अब तक मिल चुके हैं। वहीं जेडीयू के कलाधर मंडल को 57,262 वोट मिले हैं। बिल्कुल, शंकर सिंह को निर्णायक बढ़त 64,100 वोट अब तक मिले हैं। जेडीयू के कलाधर मंडल को 57,262 वोट मिले हैं। तो 11वें राउंड की ये आंकड़े आपको बता रहे हैं। 12 टोटल राउंड की गिनती होनी है, बस एक राउंड की गिनती बाकी है, लेकिन फासला अब बहुत ज्यादा हो चुका है। ऐसे में कहा जा सकता है कि इस बार की जनता ने निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह को इस बार जीत दिलाने के लिए जनता ने मत बनाया। जनता का प्यार शंकर सिंह के साथ इस बार देखने को मिल रहा है। लगभग 7,000 वोटों से अब आगे चल रहे हैं शंकर सिंह। तो ये त्रिकोणीय मुकाबला पहले लग रहा था, लेकिन ये बीच में जेडीयू और निर्दलीय के बीच में देखा जाने लगा। ये कड़ी टक्कर, कड़ा मुकाबला, और अब निर्दलीय उम्मीदवार के हाथों अब कहा जा सकता है कि ये सीट जो है निर्दलीय के पास जाने को दिख रही है। बिल्कुल, और शंकर सिंह की अगर बात करें तो शंकर सिंह जो है वो आज से नहीं बल्कि सालों साल से वो चुनाव लड़ते आ रहे हैं। 20 साल से वो चुनाव लड़ते आ रहे हैं। कभी वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे तो कभी एलजेपी के साथ वो चुनावी मैदान में उतरे, और इस बार जो चुनावी मैदान में उतरे हैं तो देखिए किस तरीके से ये मुकाबला दिलचस्प हुआ और पलड़ा इनका भारी नजर आ रहा है। कुमार प्रवीण हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार प्रवीण, जो लेटेस्ट अपडेट है, लेटेस्ट राउंड का डेटा है, वो क्या कह रहा है? देखिए, लेटेस्ट राउंड 11वें राउंड की घोषणा हुई है और 11वें राउंड में शंकर सिंह जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो 6838 वोट से आगे हैं, और शंकर सिंह को कुल 11वें राउंड में 64,100 वोट मिला है। जबकि जदयू प्रत्याशी कलाधर मंडल जो है उनको 57,262 वोट मिला है। और बीमा भारती की बात करें, राजद प्रत्याशी, उनको 29,213 वोट मिला है, जो कि काफी पीछे है। वो लगभग 35,000 वोट से बीमा भारती पीछे है। और अब अंतिम 12वां राउंड की काउंटिंग हो रही है, वो भी काउंटिंग हो चुकी है, सिर्फ उसका अब ये टेबलेटिंग हो रहा है। और जो अंदर से सूत्रों की माने तो अब तक मात्र 2 टेबल का बचा हुआ है कैलकुलेट करना, और करीब 8,000 वोटों से शंकर सिंह आगे हैं। यानी शंकर सिंह पूरी तरह यह चुनाव जीत चुके हैं। और जदयू प्रत्याशी कलाधर मंडल दूसरे स्थान पर है। शंकर सिंह चुनाव जीत चुके हैं, ये कंफर्म रिपोर्ट अंदर से आ रहा है। चंद मिनटों में घोषणा होनी है, और लास्ट राउंड जो 12वां राउंड है उसकी घोषणा होगी। उसके बाद अधिकृत रूप से ये जीत को घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन अंदर के सूत्रों की जो बात आ रही है कि करीब 8,000 वोटों से शंकर सिंह अभी जदयू प्रत्याशी से आगे हैं। बिल्कुल प्रवीण, देखिए 2020 के चुनाव नतीजों को देखें और इस बार के नतीजों को देखें तो बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है। तो आखिर ये बदलाव किस तरीके से हुआ, क्या फैक्टर्स इस बार बदले, क्या काम किया निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में? बिल्कुल, देखिए, जो बीमा भारती वहां पर पिछले 5 बार से विधायक रह चुकी है। 2021 से लगातार वो विधायक थी। हालांकि 2005 में एक बार शंकर सिंह मात्र 13 दिन की जो सरकार थी उसके लिए ये चुनाव जीते थे शंकर सिंह लोजपा के सीट से, और लोजपा के लिए लगातार काम कर रहे थे। वो क्षेत्र में लगातार बने हुए थे, और हर चुनाव में वो लोजपा से रहने के बावजूद दूसरे स्थान पर थे। कुछ ना कुछ कमियां हो जाती थी जिस कारण से। लेकिन इस बार का जो चुनाव रहा, इस बार शंकर सिंह ने काफी मेहनत की है। शंकर सिंह और उनकी पत्नी जो जिला परिषद सदस्य हैं प्रतिमा कुमारी, उन्होंने काफी मेहनत की, जिसका फल मिला। और साथ ही शंकर सिंह का उस इलाके प्रवीण, एक चीज और भी बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि लोकसभा का चुनाव हुआ, निर्दलीय पप्पू यादव जीत करके आते हैं, और इस बार विधानसभा के उपचुनाव में शंकर सिंह उभर करके सामने आ रहे हैं। क्या वहां की जनता को निर्दलीय ही पसंद है, कोई दल पसंद नहीं, कोई खास चेहरा पसंद नहीं? बिल्कुल, जिस तरह का रिजल्ट आया है ऐसे में स्पष्ट लग रहा है कि जो लोकसभा का भी रिजल्ट आया उसमें भी निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई, और जो अभी रुपौली विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट आया है उसमें भी निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। ऐसे में कहीं ना कहीं लोग दलीय प्रत्याशी से कहीं ना कहीं लोगों का मोह भंग हो रहा है, और जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं या जो अच्छा काम कर रहे हैं वैसे लोगों को लोग देख रहे हैं। क्योंकि शंकर सिंह लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं, लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं, जिसका ये परिणाम देखने को मिला। अगर बात करें जदयू की, तो जदयू के सभी बड़े नेता, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, दोनों उप मुख्यमंत्री हों, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हों, हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी हों, या सभी बड़े मंत्री विधायक
सब लोग आए, प्रचार किया, क्षेत्र में कैंप किया। इसके बावजूद हालांकि कलाधर मंडल नए प्रत्याशी हैं, अभी पहली बार वो चुनाव लड़ रहे हैं और जिस कारण से, लेकिन बीमा भारती वो लगातार 24 सालों से विधायक रही है वहां पे और 24 सालों का ये लगातार आया है। जब बात किया गया वोटर्स से तो उनका कहना था कि विकास के आधार पर वो लोग वोट डालेंगे, विकास का मुद्दा उनका सर्वोपरि मुद्दा रहने वाला है। तो क्या उनको नीतीश कुमार का विकास मॉडल इस बार नहीं पसंद आ रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं क्योंकि ये उपचुनाव है और उपचुनाव में लोग एक बार देख रहे हैं कि जो शुरू से उनके लिए काम करते आ रहा है कि एक सिंपैथी वोट भी उनको मिला है। वो पहले लोजपा में थे, इस बार लोजपा से उनका टिकट कट गया और उनको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। एक सिंपैथी वोट भी उनको मिला है और खास करके राजद का जो MY समीकरण था, जिसके आधार पे राजद हमेशा दावा करती है और इस बार रुपौली चुनाव में भी वो MY समीकरण ध्वस्त हो गया, लोकसभा चुनाव में भी ये ध्वस्त हो गया था और इस बार उपचुनाव जो है। ठीक है प्रवीण, अब एक राउंड की गिनती बाकी है, अब अपडेट हम तक पहुंचाइएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। रुपौली से राजनीतिक संदेश अब आपको जरा दे दें। उपचुनाव में जनता ने पार्टी को पीछे रखा, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर व्यक्ति को वोट दिया। आरजेडी को उपचुनाव में भी मुंह की खानी पड़ी। बीमा भारती को लगातार दूसरी हार, जेडीयू छोड़ते ही बीमा भारती को तगड़ा झटका लगा। और चलिए जेडीयू नेता मदन सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मदन सैनी जी, जेडीयू की सिटिंग सीट है और जेडीयू सिटिंग सीट अगर हारता है, एक लॉस होता है, तो इससे कितना बड़ा झटका माना जाए दलगत, क्योंकि पूरे एनटीए ने पूरा जो कुनबा है वो जोर लगाया था इस रुपौली के लिए, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी वहां से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, ये कोई बड़ा झटका नहीं है। ये पहले से ही हम लोग को लग रहा था कि जो निर्दलीय प्रत्याशी है शंकर सिंह जी, वो चुनाव जीतेंगे। हाँ, इसमें एक फायदा यह हुआ कि जब मुख्यमंत्री जी का बड़ा सभा हुआ तो उससे पहले से कैसे लग रहा था आपको मदन सैनी जी? हाँ, पहले से आप कह रहे हैं, पहले से आपको लग रहा था जीतेंगे निर्दलीय? पहले से लग रहा था कि वो जीतेंगे। मुख्यमंत्री जी का चुनाव के सभा के बाद इनका वोट में बहुत गिरावट आया और हम लोग भी जब वहाँ गए हैं तो जो अति पिछड़ा निषाद का वोट ज्यादातर इन्हीं के साथ था, तो उसको हम लोगों ने रोकने में सफलता हासिल किया। नहीं तो ये 25-30 हजार वोट से जीते। ये तो निश्चित रूप से वहाँ लोग से लगातार जुड़े रहे हैं, जिला परिषद में भी हैं और कई चुनाव। नहीं, इतने लंबे समय से विधायक थी बीमा भारती, तो आखिर क्या ऐसा बदलाव हो गया? बीमा भारती का जो लोकसभा चुनाव लड़ी, फिर अभी उपचुनाव लड़ी है। और नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन तब तो वो जेडीयू से थी ना, तो इस बार जेडीयू पर जनता ने भरोसा क्यों नहीं दिखाया? यही वजह तो है कि इनका हार वहाँ निश्चित हो रहा है लगातार, चूंकि ये अति पिछड़ा वोट वहाँ अधिक है। और जेडीयू की हार को लेकर क्या कहेंगे आप? वोट में विभाजन भी हुआ है बीमा भारती और कलाधर मंडल में, और इसलिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में शंकर सिंह जी जीते हैं। लेकिन ये 25-30 हजार से वोट से जीते अगर वहाँ मुख्यमंत्री जी का सभा नहीं होता और हम लोग अगर वहाँ नहीं कैंप करते तो ये ज्यादा वोट से जीते। और हम लोग को यह भी जानकारी है कि एनडीए में शामिल होने का नाम पर भी इन्होंने वोट मांगा है, तो हम लोग तो उम्मीद रखते हैं कि आएंगे ही। सैनी जी, लौकुश समीकरण कहा जाता है कि आपके साथ है, अति पिछड़ा जो है आपके साथ होते हैं, और गंगोता की अगर बात करें तो उस पर खासा दबदबा भी रखते हैं आपके प्रत्याशी, लेकिन इन सब के बावजूद क्या लग रहा है कि ये जातियां आपके साथ इस बार खड़ी तो नहीं थी? नहीं, ये जो गंगोता समाज की बात कर रहे हैं उसके 2 उम्मीदवार थे और हम लोग का निषाद का वोट वहाँ 50-55 हजार है जो शंकर सिंह के साथ लगभग जुड़े हुए थे। लेकिन हम लोग के जाने के बाद उसमें बहुत रुकावट आया। नहीं तो हम तो कह रहे हैं साफ साफ कि 25-30 हजार वोट से जीते। और इन्होंने एनडीए में शामिल होने के नाम पर भी वोट मांगा है, ये आप वहाँ विधानसभा से आप जानकारी कर लीजिए। तो उसका भी, और दूसरा इनके साथ सिंपैथी भी था, लगातार चुनाव लड़ रहे थे और लोगों से जुड़े हुए थे, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है और उसका उनको लाभ मिला है। और मदन जी देखिए, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है कि इनकी जीत हुई है, शंकर जीत होने वाली है, लेकिन देखिए उन्होंने कहा है कि ये भी एक समय में हिस्सा थे एनडीए के, तो क्या शंकर सिंह की जीत को आप लोग अपनी जीत मान रहे हैं? नहीं, इसको हम लोग अपनी जीत कैसे मानेंगे? हमारे कैंडिडेट तो कलाधर मंडल थे,
लेकिन इन्होंने इस नाम पर वोट मांगा कि हम अगर चुनाव जीतते हैं तो हम एनडीए के पार्टी बने। लेकिन क्या आप लोग अपना मुकाबला जो है केवल आरजेडी से मान रहे थे? नहीं, मुकाबला तो हम लोग का जो भी विपक्ष के लोग थे, चाहे वो आरजेडी हो या निर्दलीय हो, उस दोनों से हम लोगों ने लड़ा है, लेकिन हम लड़ाई में पीछे रह गए। हाँ, हम लोग का जो अंतर था वो ज्यादा होता अगर हम लोग वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का वहाँ सभा नहीं होता, हम लोग अगर निषाद वोट, अति पिछड़ा वोट को रोकने में सफल नहीं होते तो और ज्यादा वोट से ही जीतते। सनी जी, कई ऐसे निर्दलीय विधायक जो चुन करके आए 2020 में भी आपके साथ चले गए, राजकुमार भी जो एलजेपी के थे वो भी आपके साथ चल गए, और एलजेपी से ही ये भी शंकर सिंह ने भी लड़ा था, और एनडीए की जिसकी बात आप कह रहे हैं कि उनके नाम पर वोट मांगा, तो क्या ये लग रहा है कि आपसे संपर्क अगर करते हैं या फिर आप ऑफर देंगे? हम लोग ऑफर नहीं देंगे, ये खुद भी इसी मेंटलिटी के हैं, और इन्होंने तो स्पष्ट रूप से हम कह रहे हैं ना, ये एनडीए में शामिल होने के नाम पर भी इन्होंने वोट मांगा है, और ये पब्लिक से इनका जुड़ाव लगातार रहा, कई चुनाव लड़े हैं, इसलिए लोगों का इनसे जो है सो लगाव था, और उसमें इन्होंने सफलता हासिल करने की ओर बढ़े। तो हम लोग तो इनको अब तो आने वाला समय में इंतजार किया जाएगा कि क्या निर्णय लेते हैं, लेकिन इन्होंने वहाँ वोट मांगा है इस नाम पर कि हम जीतते हैं तो हम एनडीए में शामिल होंगे। चलिए, बिल्कुल मदन सनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो समाज कल्याण मंत्री मदन सनी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और इस कह सकते हैं कि जो परिणाम अब सामने आ रहे हैं या फिर तस्वीर अब साफ हो चुकी है, उस पर अपनी बात रख रहे थे, कहां कमी उनके अंदर रह गई, जेडीयू के अंदर कहां कमी रह गई। तो देखिए, इस रुपौली से कई राजनीतिक संदेश भी हैं। उपचुनाव में जनता ने पार्टी को पीछे रखा, और निर्दलीय प्रत्याशी जिस तरीके से अपना दमदार प्रदर्शन करते नजर आए, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके लोगों ने वहां वोट किया। आरजेडी को उपचुनाव में भी मुंह की खानी पड़ी है, लोकसभा में भी यही हाल हुआ। बीमा भारती को लगातार दूसरी ये हार जो है वो मिली है। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एजाज जी, स्वागत है न्यूज़ 18 पर। करारी हार देखनी पड़ी आपको इस उपचुनाव में, कैसे देख रहे हैं आप, कहां कमी रह गई? देखिए, जो भी कमियां रही हैं और हार के कारणों की समीक्षा भी होगी, और हम लोग इस पर मंथन करेंगे कि आखिर क्या कारण रहा। लेकिन एक बात सबको समझ लेना चाहिए कि जिस तरह से एनडीए के लोगों ने प्रधानमंत्री को छोड़ करके बाकी सारे नेता वहां पर जिस तरह से कैंप किए, मुख्यमंत्री जी कैंप किए, दोनों डिप्टी सीएम कैंप किए, सारे मंत्री कैंप किए, उसके बावजूद भी उनकी हार ये स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू जो सत्ता के लिए और जिस तरह से सत्ता का खेल खेलने का काम कर रही थी, उसको जनता ने नकार देने का काम। चलिए एजाज जी, आप उनकी हार की आप बात कह गए, बीमा भारती का चुनाव करना, लोकसभा चुनाव में, विधानसभा उपचुनाव में भी उनको उतारना, क्या लग रहा है कि उन पर जो खेला हुआ दांव है वो फेल हो गया? देखिए, हम लोग इसकी समीक्षा करेंगे, सारे बातों का आकलन करेंगे, और हार के क्या क्या कारण रहे वो सारे मामले सामने आ जाएंगे, और उस पर हम लोग विस्तृत रूप से आपको चर्चा करके बताने का काम करेंगे। लेकिन स्पष्ट रूप से जनता और जनता का जो मैंडेट मिला है उसको हम स्वीकार करते हैं, और जनता ने जो मैंडेट दिया है वो स्पष्ट रूप से बिहार सरकार के खिलाफ है। बिहार सरकार के खिलाफ लोगों में जो गुस्सा है, उस गुस्से का प्रकटीकरण इस परिणाम से स्पष्ट रूप से दिख रहा है, ये बताने की आवश्यकता नहीं। एजाज जी, कोई दूसरा कैंपेन कर रहा है, कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए आप कह रहे हैं कि इतने लोग गए फिर भी हार मिली, एटलीस्ट वो लोग कोशिश तो किए, आप लोग की तरफ से तो कोशिश भी नहीं हुई। देखिए, हमारे तरफ से कोशिश ही नहीं, हमारे तरफ से सारे प्रक्रिया अपनाए गए, सारे चीज अपनाए गए, लेकिन एक बात समझ लेना चाहिए कि कितने लोग थे बीमा भारती के साथ, कितने लोगों ने कैंप किया था? सत्तारूढ़ दल जितना कवायद किया और जितना कोशिश किया और जितना सत्ता का दुरुपयोग करके वहां पर कार्य किया, ये तो स्पष्ट रूप से दिखाई। नहीं, ताबड़तोड़ कैंपेनिंग तो देखने को नहीं मिली बीमा भारती के पक्ष में। दमन के सहारे वोटर्स को डराने का काम किया गया, वोटर्स को धमकाने का काम किया गया, लोगों को वोट डालने से रोका गया। देखिए, मैंडेट का मतलब ये नहीं होता है कि जनता और जनता के अधिकारों को छीन लिया जाए। जनता के अधिकार को छीनने वाली जो सरकार थी उसको करारी हार मिली है। ये ऐसा आप कैसे कह सकते हैं एजाज जी की किसी ने डराया धमकाया? वोटिंग परसेंट आप देखिए भाई, वोटिंग परसेंट का मामला नहीं है तो सर्वविदित है। वहां पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पुलिस ने वोटर्स को भगाने का काम किया, गरीबों को वोट नहीं डालने दिया, किस तरह से मुख्यमंत्री जी ने भाषा का इस्तेमाल किया, ये सब कुछ ठीक है। यानी कि एजाज जी हार स्वीकार कर रहे हैं आप लोग?
जाहिर सी बात है, जनता ने ठीक है। जब मैंडेट दिया तो जनता के मैंडेट को हम स्वीकार करते हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए एजाज अहमद जी आपका। और हमारे साथ हमारे संवाददाता आनंद जुड़ रहे हैं। आनंद, क्या कुछ अपडेट है? अब देखिए, उम्मीद है कि टोटल राउंड की काउंटिंग हो चुकी होगी, क्या अपडेट है फिलहाल? देखिए, लगभग औपचारिकता बची हुई है। लगभग 8,000 से ज्यादा वोटों से अभी शंकर सिंह आगे चल रहे हैं और कभी भी इसकी घोषणा हो सकती है कि निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह चुनाव जीत चुके हैं। इसकी औपचारिकता बची हुई है, लेकिन जितना वोट से वो मार्जिन से आगे निकले हैं, अब शायद ही कोई ऐसी परिस्थिति होती है जब वो पिछड़े। तो बस औपचारिकता बची हुई है कि जब कुछ देर के बाद चुनाव की तरफ से घोषणा किया जाएगा, वहां पे जो संबंधित अधिकारी हैं चुनाव से जुड़े हुए, वो घोषित करेंगे कि भाई निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह चुनाव जीत गए हैं। और 8,000 से ज्यादा वोटों से, अभी जो जानकारी है कि 8,000 से ज्यादा वोटों से, लगभग 8200 वोटों से शंकर सिंह आगे चल रहे हैं और लास्ट राउंड का काउंटिंग चल रहा है। तो जाहिर सी बात है, शंकर सिंह की औपचारिक जीत का ऐलान बाकी है और एक तरीके से वो चुनाव जीत चुके हैं। जेडीयू के उम्मीदवार कलाधर मंडल दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे बीमा भारती रही। तो बहुत दिलचस्प है। दिलचस्प ये है कि अब से कुछ देर पहले हमने मदन सहनी के बात को सुना और बहुत दिलचस्प ये है कि मदन सहनी कह रहे कि मुझे जानकारी थी, हम लोग को जानकारी थी कि जीत सकते हैं और मुख्यमंत्री और जो रोकना चाहूंगी आपको आनंद, इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, रुपौली से शंकर सिंह की जीत हो चुकी है। रुपौली से निर्दलीय शंकर सिंह जीत चुके हैं। ये बड़ी खबर जेडीयू के कलाधर मंडल की हार हो गई है और आरजेडी की बीमा भारती की करारी हार। कई फासले देखने को मिले बीमा भारती और शंकर सिंह की उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन देखिए शंकर सिंह निर्दलीय रुपौली सीट से ये जीत चुके हैं। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों को परास्त करके निर्दलीय जो है वो झंडा गाड़ दिया है। और चलिए, आनंद अमृतराज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आनंद, अब जो कह सकते हैं कि जीत है वो अब दर्ज हो चुकी है, कलाधर मंडल हार चुके हैं, लेकिन क्या लग रहा है कि जेडीयू के अगर लिहाज से बात करें तो जेडीयू ने अपने सामने बीमा भारती को देखा, कोई स्ट्रेटेजी जो है वो इस निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह के खिलाफ कोई नहीं बनाई गई और उसका भी एक बड़ा फैक्टर बना? बिल्कुल, अगर रणनीति बनाई जाती तो शायद ऐसी परिस्थितियां न होती, लेकिन जो जेडीयू के नेता हैं या फिर एनडीए के नेता हैं, उन्होंने अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। बड़ी संख्या में एनडीए के नेता वहां पे कैंप कर रहे थे, मुख्यमंत्री से लेकर दोनों डिप्टी से। मुझे याद है राहुल की, जब मैं वहां पे था तो रोड शो भी किया गया था, कई चुनावी सभाएं हुई थी मुख्यमंत्री के साथ साथ, कई एनडीए के नेता वहां पे थे। चिराग पासवान की रैली वहां पे हुई, जीतन राम मांझी की रैली हुई। तो एनडीए की तरफ से जो भी बड़े चेहरे थे, तमाम लोगों ने वहां पे चुनाव प्रचार किया। बावजूद इसके आपको रोकना चाहूंगी आनंद कुमार प्रवीण की ओर रुख करते हैं। प्रवीण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? शंकर सिंह की जीत हो चुकी है, क्या माहौल? जी बिल्कुल, शंकर सिंह जीत चुके हैं और शंकर सिंह जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो 8,211 वोट से जीत चुके हैं। 12वें राउंड की जो फाइनल राउंड है, 12वें राउंड की भी घोषणा हो चुकी है। शंकर सिंह 8,211 वोट से जीते हैं। शंकर सिंह को कुल 67,779 वोट मिला है। वहीं दूसरे स्थान पर जदयू प्रत्याशी कलाधर मंडल है, उनको 59,568 वोट मिला है और ये डिफरेंस 8,211 वोट का है। जबकि राजद प्रत्याशी बीमा भारती जो शुरू से ही पीछे थी, उनको महज 30,108 वोट मिला है और लगभग 37,600 वोटों से बीमा भारती पीछे हो गई है। और नोटा की बात करें तो नोटा में 5,675 वोट पड़े हैं। ऐसे में शंकर सिंह की जीत इस बार हो गई है, फाइनल हो गई है, ये घोषणा भी हो चुका है। और शंकर सिंह के जो समर्थक हैं उनमें जश्न का माहौल है, एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर बधाई दे रहे हैं, लोग मिठाई बांट रहे हैं, जमकर जश्न मना रहे हैं। और शंकर सिंह से भी अभी हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि ये जनता की जीत है और जनता ने उन पर भरोसा किया है और जनता की जीत है। और मैं बता दूं कि इस चुनाव में कई बड़े नेता आए थे, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, उप मुख्यमंत्री हों। देखिए, एक अकेला सब पर भारी पड़ गया। तमाम देखिए केंद्रीय मंत्री आए थे समर्थन में, मुख्यमंत्री तक उतर चुके कलाधर मंडल के समर्थन में, लेकिन एक अकेला सब पर भारी पड़ गया। और दूसरी तरफ नोटा के जो नंबर, यानी कि नोटा पर जितने वोट पड़े, उससे ये जाहिर तौर पर साफ दिखता है कि बदलाव इस बार जनता चाह रही थी। बिल्कुल, जनता शुरू से ही बदलाव चाह रही थी। एक तो एंटी इनकम्बेंसी का ये था और दूसरा जो पार्टी चेंज करने को लेकर भी जनता आक्रोशित थी, क्योंकि बीमा भारती अचानक जदयू से राजद में चली गई और राजद के सीट से लोकसभा चुनाव भी लड़ी थी, उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव भी लड़ी। इसको लेकर वहां की जनता में भी काफी आक्रोश था, क्योंकि इससे पहले
जदयू से लगातार 3 बार वो 15 साल तक विधायक रही और अचानक जदयू को छोड़कर राजद में चली गई। इसको लेकर भी लोगों में काफी आक्रोश था, लोग उनसे खफा थे और जिसका परिणाम ये रिजल्ट देखने को मिला कि मात्र 30,000 वोट बीमा भारती को मिला है। 37,670 वोट से बीमा भारती पीछे रह गई है, हार गई है। और दूसरे स्थान पर जदयू प्रत्याशी, जो नए प्रत्याशी थे, पहली बार चुनाव मैदान में उतरे थे, इससे पहले वो मुखिया थे, शिक्षक थे, उनकी पत्नी मुखिया थी, और जदयू प्रत्याशी पहली बार मैदान में उतरे। उन्होंने 59,568 लगभग 60,000 वोट जदयू प्रत्याशी ने लाया। और शंकर सिंह जो अकेला चुनाव लड़ रहे थे, उनको किसी बड़े नेता का समर्थन नहीं था। जिस लोजपा में वो थे, उस लोजपा के सुप्रीमो चिराग पासवान भी वहां आकर उनके अगेंस्ट में ही प्रचार किए थे और वो कलाधर मंडल जदयू प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार किए थे। इसके बावजूद भी शंकर सिंह ने जिस तरह से यहाँ चुनाव जीता है, इससे पहले लोकसभा की भी बात करें तो लोकसभा चुनाव में भी निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव यहाँ से चुनाव जीते और फिर उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी रुपौली से शंकर सिंह चुनाव जीते हैं। तो एक बड़ा बदलाव कहा जा सकता है कि जिस तरह से राजनीति में बदलाव हो रहा है। प्रवीण, आप हमेशा ग्राउंड में रहे, शंकर सिंह की अगर बात करें तो उनकी भी दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि सालों साल से भले हार होती रही हो, एक बार कुछ दिनों के लिए कह सकते हैं कि सत्ता में कुर्सी पर बैठे भी, लेकिन इसके बावजूद 20 साल से लगातार चुनाव लड़ते रहे, कभी निर्दलीय चुनाव लड़ते रहे तो कभी एलजेपी के साथ चुनाव लड़ते रहे। काम किस तरीके से उन्होंने किया। 2020 का जो चुनाव उन्होंने लड़ा दूसरे स्थान पर है, इस बार उन्होंने जीत अपनी दर्ज की है। 2020 से लेकर के अब इंतजार होता है कि 2025 में हमें तैयारी करनी है, लेकिन 2024 में ही चुनाव होता है बीच में, और बीच में ही उनकी जीत दर्ज होती है। इनके भी इन सालों के बीच क्या ऐसा काम किया शंकर सिंह ने कि जो जनता के इतने करीब हो गए। जी बिल्कुल, बता दें कि शंकर सिंह 2000 में राजनीति आए। इससे पहले वो लिबरेशन आर्मी के अध्यक्ष हुआ करते थे और 2000 में वो राजनीति में आए। 2005 के उपचुनाव में वो पहली बार लोजपा के सीट से रुपौली विधानसभा से जीते थे। हालांकि मात्र 13 दिन तक ये रहा था और उस बार पहली बार वो मैदान में आए थे और वो जीते थे। उसके बाद से लगातार वो चुनावी मैदान में थे और पिछले चुनाव की बात करें तो लगभग 20,000 वोट से वो बीमा भारती से हार गए थे, दूसरे स्थान पर थे। इसके बावजूद भी उन्होंने अपना संघर्ष नहीं छोड़ा, अपना धैर्य नहीं छोड़ा। वो लगातार जनता के बीच में रहे, जनता के सुख दुख में हमेशा लगे रहे। जनता की कोई भी परेशानी होती थी, कहीं भी कोई बातें होती थी, क्योंकि हम लोग लगातार फील्ड में जाते थे तो जनता कहती थी कि हम लोग वैसे प्रत्याशी को चुनेंगे जो हमारे सुख दुख में हमेशा शामिल रहते हैं। ऐसे में जनता हमेशा उनके साथ रही और जनता ने उनको अपना वोट दिया, क्योंकि शंकर सिंह भी लगातार जनता के साथ रहे, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज विधानसभा उपचुनाव हुआ है। हालांकि कुछ ही महीने का ये उपचुनाव है, इसके बावजूद भी शंकर सिंह इस बार दूसरी बार विधायक बने हैं। जी तो प्रवीण, देखिए 7वें राउंड के बाद ही शंकर सिंह ने बढ़त बनानी शुरू की और ये कन्वर्ट हो गया जीत में। तो जीत चुके हैं, अब इसके बाद क्या लग रहा है कि वहां पर जश्न की तैयारियां पहले से ही शुरू हो चुकी थी? क्या नजारा वहां पर देखने को मिल रहा है, किस तरीके का माहौल है अब? शंकर सिंह के हाव भाव से या उनकी पत्नी पहले से ही इस चीज को लेकर काफी कॉन्फिडेंस में थी कि उनकी जीत होगी और उनके समर्थक भी काफी कॉन्फिडेंस में थे। शुरुआती 6 राउंड तक जो मतगणना हुआ उसमें जदयू प्रत्याशी आगे रहे। हालांकि शंकर सिंह लगातार पीछे बने रहे और 7वें राउंड से शंकर सिंह आगे बढ़े और फिर वो कभी भी पीछे नहीं हुए। और 12वां राउंड जो फाइनल राउंड रहा है, फाइनल राउंड में शंकर सिंह ने जीत हासिल की और 8,211 वोट से शंकर सिंह चुनाव जीत चुके हैं। लगातार वो बढ़त अपना बनाए हुए थे और फाइनल राउंड में उनकी जीत की घोषणा हो चुकी है, जीत पर मुहर। बिल्कुल, तो शंकर सिंह ने अपनी जीत जो है वो दर्ज की है, निर्दलीय के तौर पर उन्होंने जीत अपनी दर्ज कर ली। आनंद अमृतराज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आनंद, अगर बात करें इस जीत की और इस जीत के पीछे की जातीय समीकरण की, तो जो जातीय समीकरण जेडीयू के साथ था, क्या वो बिखरा? वो जिस जुगता जाति की अगर बात कर रहे थे वो उनके साथ था, वो भी बिखरा और वो शंकर सिंह के साथ गया।
देखिए निश्चित तौर पे अगर निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह की जीत हुई तो कहीं न कहीं वोटों में बिखराव हुआ, तभी इतना वोट मिला। पिछले बार 41,000 वोट लाए थे शंकर सिंह, और इस बार लगभग 67,000 से ज्यादा वोट लेके आए हैं। तो ये जो मार्जिन है, कहीं न कहीं एनडीए के वोट बैंक में सेंध लगी है, तभी उनकी जीत हासिल हुई है। और ये भी माना जा रहा है कि गंगोता वोटर जो कलाधर मंडल और बीमा भारती के बीच में, जिसकी वजह से दोनों के वोट में बिखराव हुआ, उसका भी फायदा उन्हें मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तमाम जातियों का वोट मिला है, इसी वजह से बिल्कुल आएंगे एलजेपी रामविलास के प्रवक्ता विनीत सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर है। विनीत जी, जिस तरीके से आप लोगों ने भी पूरी कोशिश करती रही कि एनडीए के की तरफ से पूरी कोशिश हो, जेडीयू के उम्मीदवार कलाधर मंडल है जीत जाए, चिराग पासवान ने भी पूरी जोर आजमाइश की, लेकिन इसके बावजूद एक निर्दलीय का वहां से चुनाव जीतना, ये कितना बड़ा ड्रॉबैक एनडीए के लिए भी, जेडीयू के लिए भी? देखिए, ऐसा है कि लोकतंत्र में जनमत जो होता है वो सर्वोपरि होता है। हाँ, हमारे नेता वहां गए थे, एनडीए के शीर्ष नेता वहां पहुंचे थे, लेकिन जनता ने जो अपना निर्णय दिया, मुझे लगता है वो शिरोधार्य है और हर किसी को स्वीकार करना चाहिए। जहां तक हमारी बात है कि हमारे पार्टी से निकल के निर्दलीय चुनाव लड़ा था उन्होंने, तो देखिए हम गठबंधन धर्म में हैं, हमारी कुछ मजबूरियां रहती हैं, कुछ गठबंधन धर्म की मर्यादाएं रहती हैं, उसका हम पालन कर रहे थे, लेकिन फिर भी अगर वो चुनाव जीते तो उनको बधाई है। विनीत जी, शंकर सिंह ही वो जो 2020 में आप ही की पार्टी से चुनाव लड़े, इस्तीफा दिया, आप लोगों से अलग हुए और आप लोगों से अलग होकर के अपनी एक मुकाम जो है वो हासिल कर ली है इस बार के चुनाव में। तो किस तरीके से शंकर सिंह के साथ जो आपका कनेक्शन था पार्टी के साथ अलगाव, और उसके बाद से ये बड़ी जीत, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, जैसा मैंने बताया, मैं फिर से अपनी बात दोहरा रहा हूँ, जब वो हमारे पार्टी में थे तो उनका सम्मान था और हमारे ही टिकट से वो, पार्टी के टिकट से 2020 में वो चुनाव लड़े थे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि गठबंधन धर्म की कुछ मजबूरियां होती हैं, मर्यादाएं होती हैं, उस सीमा को हम लांघ नहीं सकते हैं। इसके तहत हमें एनडीए के उम्मीदवार को सपोर्ट करना था। उनको ये बात, उनको अपना चुनाव लड़ना था कि उनको लगता था कि उन्होंने काम किया है, जनता के बीच में है वो, और मुझे लगता है कि आज उसकी पुष्टि भी हो गई है। तो एक बार फिर से हमें बधाई देना चाहिए और हम खुश हैं। तो आप गठबंधन धर्म की बात करें कि हमें निभाना पड़ा, क्या ये हमदर्दी थोड़ी सी विनीत सिंह के लिए आप लोगों की भी रही, या फिर फील गुड महसूस कर रहे हैं कि विनीत सिंह चलिए जीत गए, हमारे साथ कभी हुआ करते थे? बड़ा सीधा सा स्वाभाविक उत्तर होगा मेरा कि जब तक हम एनडीए में हैं, मजबूत घटक दल है बिहार में, तब तक एनडीए की मजबूती के लिए हमें काम करना है। इसके अलावा कोई व्यक्ति जीतता है, जनता ने उनको वोट दिया है तो जनता को धन्यवाद दिया जाना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास कोई गुड फील फैक्टर नहीं है, और जो ये सिंपैथेटिक आप जो बात कर रहे हैं तो सहानुभूति भी नहीं है, क्योंकि हम एनडीए के उम्मीदवार के लिए वहां पे गोलबंदी कर रहे थे, वहां पे चुनाव प्रचार कर रहे थे। जी चलिए, बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं कि शंकर सिंह के खिलाफ हम लोग इस बार लगातार गठबंधन धर्म का एक निभा करके हम चुनावी मैदान में थे, और लेकिन कितना बड़ा एक ड्रॉबैक मानते हैं, क्योंकि एक सीट जो है वो जेडीयू ने गंवा दी, जो जेडीयू की सिटिंग सीट थी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जब साथी हारते हैं तो एक असर सामूहिक तौर पर उस एनडीए पर भी पड़ता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मुझे लगता है कि इसकी विवेचना होना चाहिए, आकलन होना चाहिए कि कमी कहाँ रह गई है। हालांकि जैसा बता रहे थे कि जदयू और राजद के बीच में इन्होंने तीसरे निर्दलीय उम्मीदवार ने फायदा उठाया है। जनता ये भी देखती है कि चलो किसी एक और नए को मौका देना चाहिए, लेकिन हाँ, जब हम इस रिजल्ट के बाद जब हम बैठेंगे ड्राइंग बोर्ड पे तो इस चीज की विश्लेषण जरूर होना चाहिए, और आगे हम ध्यान रखेंगे 2025 में कैसी गलतियां दोबारा नहीं हो। अच्छा, निर्दलीय जब उम्मीदवार जीतते तो हो सकता है कि वो किसी पार्टी का दामन भी थाम ले। शंकर सिंह आप लोगों के साथ थे, क्या ऐसी भी कोई कोशिश होगी कि फिर से एक बार जेपी आरवी के साथ ही आ जाए, या फिर जेडीयू की कोशिश करे कि जेडीयू के साथ ही चले जाए? देखिए, भविष्य के बारे में टिप्पणी करना मुझे लगता है कि राजनीति में उचित नहीं होता है। वो उनका मन है, वो जहां जहां चाहें, या निर्दलीय ही बने रहना चाहिए, सब उनका निर्णय होगा, और हर निर्णय में हमें लगता है कि जनता ने उनको चुन लिया है तो उनका स्वागत होना चाहिए। चलिए, शुक्रिया विनीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एलजेपी आरवी के प्रवक्ता थे, और शंकर सिंह जो है वो निर्दलीय के तौर पर अपनी जीत जो है वो दर्ज कर चुके हैं। आनंद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आनंद, आप जेडीयू की अगर बात करें तो जेडीयू के लिए ये कितना बड़ा कह सकते हैं कि एक झटका का है, क्योंकि हालांकि चुनाव अब नजदीक आने हैं, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक असर जो है वो जरूर पड़ जाता है कि अब जब आप लोकसभा चुनाव है वो भी हार जाते हैं, विधानसभा का उपचुनाव होता है वो भी हार जाते हैं, 2025 का अब विधानसभा मुख्य जो चुनाव है वो सामने आने वाला है। तो क्या लग रहा है कि इसका असर जो है वो 2025 में दिखेगा? देखिए, 2025 में अभी वक्त है राहुल, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि आपने 3 लोगों का बयान सुनाया। विजय सिन्हा कुछ देर पहले बोल रहे थे कि निर्दलीय उम्मीदवार का झुकाव जेडीयू के एनडीए की तरफ था,
पहले से। दूसरी तरफ है कि विनीत सिंह कह रहे हैं कि उन्हें बधाई हो, और अगर एनडीए के तरफ से एक तरीके से उन्होंने इशारों में इशारा भी कर दिया कि एनडीए की तरफ आ भी सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अब से कुछ देर पहले मदन सहनी कह रहे थे कि वो एनडीए के नाम पे वोट उन्होंने मांगा है तो एनडीए में भी आ सकते हैं। तो एनडीए जेडीयू भले ही ये सीट हार गई है, लेकिन इन लोगों को लगता है, एनडीए को लगता है कि शंकर सिंह उनके पाले में ही आएंगे। अभी शंकर सिंह को तय करना है कि शंकर सिंह किधर जाएंगे, लेकिन इतना तो तय है कि इसके पहले भी हम लोगों ने देखा है कि जब कोई निर्दलीय विधायक चुनाव जीतता है और जिसकी सरकार रहती है उसके प्रति उसका लगाव ज्यादा रहता है, क्योंकि उसको अपने क्षेत्र में विकास के कार्य करने होते हैं, और जिस विकास के नाम पे वो जनता से वोट मांगता है, अगर वो काम नहीं करवा पाएगा फिर तो अगली बार उसके लिए समस्या खड़ी हो जाती है। तो ऐसा माना जा रहा है। और शंकर सिंह ने भी कुछ देर पहले जब न्यूज 18 से बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि भाई हम एक रैली करेंगे और रैली में जनता से राय लेंगे, जनता जो राय देगी उसके साथ हम जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इशारा दोनों तरफ से मिल रहा है, और कल के डेट में आश्चर्य नहीं हो कि शंकर सिंह एनडीए के पाले में नजर आए। लेकिन महत्वपूर्ण ये कि वो लोजपा से 2020 के चुनाव लड़ चुके हैं, तो क्या उनका झुकाव लोजपा की तरफ होगा या फिर जेडीयू की तरफ उनका झुकाव हो सकता है। चूंकि जेडीयू तरफ से कलाधर मंडल चुनाव लड़े हैं और बहुत कम मार्जिन से उन्होंने चुनाव हारा है, तो कहीं अगले बार अगर उनका टिकट काट के शंकर सिंह को दिया जाता तो कहीं उसकी नाराजगी नहीं हो। तो मुझे ऐसी स्थिति में जो लग रहा है कि शायद शंकर सिंह जेडीयू का पाला न थामे, नहीं बीजेपी का पाला थामे, शायद उनका अगला झुकाव लोजपा की तरफ हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है फिलहाल। बहरहाल जेडीयू की तरफ से भी कोशिश की जाएगी कि शंकर सिंह को अपने पाले में किया जाए, लेकिन बहुत कुछ स्थानीय राजनीति पर भी निर्भर करता है। पूर्णिया के राजनीति में दो महत्वपूर्ण नेता भी हैं, शैलेशी सिंह हो या फिर संतोष कुशवाहा हो, वहां भी बीजेपी के कुछ नेता हैं, तो उनके ऊपर भी निर्भर करता है कि शंकर सिंह को लेकर उन लोगों की राय क्या है। लेकिन रुपौली में अगर बात करें तो रुपौली में आज शंकर सिंह की जीत ये साफ साफ संदेश दे रही है कि जो भी गठबंधन है, चाहे एनडीए हो या फिर महागठबंधन है, वो इस मुगालते में न रहे, एनडीए के नेता इस मुगालते में न रहे कि विकास के नाम पे हम जनता के पास वोट मांगने जाएंगे और जनता उन्हें वोट दे देगी। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के लिए भी एक संकेत है कि आप सिर्फ विरोध के नाम पे विरोध की बात कर जनता से वोट नहीं मांग सकते हैं। शंकर सिंह ने स्थानीय मुद्दे उठाए, जनता को भरोसा दिलाया कि सुख दुख में और विकास के कार्यों में हम आपके बहुत मददगार हो सकते हैं, और उनकी बातों को जनता ने सुना और उन्हें वोट दिया और जीत हासिल करा दिया। बिल्कुल आनंद, देखिए आप जितने भी एनडीए नेताओं से बातचीत हुई है और जिस तरीके से उन्होंने अपनी राय रखी है, उससे ऐसा लग रहा है कि उनकी सीधी टक्कर थी बीमा भारती से, आरजेडी से, कि आरजेडी ना जीते, भले निर्दलीय जीत जाए। खुशी है, बधाई भी दे रहे हैं, और डिप्टी सीएम ने भी कह दिया कि वो एक समय में एनडीए का ही हिस्सा थे, तो वो जीतते हैं तो उनको बधाई, लेकिन सीधा उनका मुकाबला था कि आरजेडी ना जीते। बिल्कुल, देखिए अब इतना तो साफ है ना कि आरजेडी न जीते, इसको लेकर तमाम कवायद की गई, निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हो गई। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि कलाधर मंडल जो चुनाव लड़े हैं उन्होंने भी अच्छा खासा वोट हासिल किया और लगभग 8200 वोट से वो हार गए। लेकिन अगर आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती के यहाँ पे जीत हो जाती तो मैं आपको बता रहा हूं कि एक बड़ा राजनीतिक समीकरण देखने को मिलता, चूंकि पूर्णिया का जो इलाका है, जो कोसी का इलाका, वहां पे अति पिछड़ा वोटर निर्णायक माने जाते हैं, और अगर बीमा भारती जीत जाती तो कल के तारीख में आरजेडी बेहद आक्रामक हो जाती। अति पिछड़ा वोटर को लेकर बीमा भारती को उधर एक तरीके से स्टार के तौर पर प्रचारित किया जाता और उनको पूरा घुमाया जाता कोसी के इलाके में, और कल की तारीख में एनडीए को अति पिछड़ा वोटर को अपने पाले में करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता। तो ऐसी स्थिति में शंकर सिंह की जीत एनडीए को ज्यादा नुकसान नहीं दे सकती है, लेकिन एनडीए के लिए सबसे बड़ा झटका यह माना जाएगा कि आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, बिहार में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, तमाम बड़े नेता वहां पे वोट मांगने पहुंचे, विकास की बात की, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास के नाम पे वोट मांगा, उसके बाद आपकी हार हो गई। तो कहीं ना कहीं संकेत है, खतरे का संकेत है। तो एनडीए को एक होमवर्क करना होगा और उसे बताना होगा कि सिर्फ विकास के नाम पे वोट नहीं पाया जा सकता है। उन्हें जो स्थानीय राजनीति है, स्थानीय मुद्दे हैं, उस पर भी गौर करना होगा और उन्हें समझना होगा, क्योंकि शंकर सिंह की जीत एक शंकर सिंह की जीत बन नहीं है, बल्कि एक निर्दलीय ने दोनों गठबंधन के लिए खतरे के संकेत बजाए हैं कि आने वाले समय में अगर परिस्थितियां ऐसी होती और कोई अच्छा उम्मीदवार किसी भी विधानसभा में खड़ा होता है तो शायद दोनों गठबंधन के लिए वो नुकसानदायक साबित हो सके। इस मायने में एनडीए को भी अपना होमवर्क करना होगा और महागठबंधन को भी होमवर्क करना होगा कि आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में किस मुद्दे पे जनता के बीच में जाए। लेकिन शंकर सिंह के आज के जीत ने ये साफ कर दिया कि
एनडीए के लिए जो कोसी का इलाका है, जहां पे एनडीए के लिए लोकसभा चुनाव में भी एनडीए को काफी झटका लगा था। किशनगंज में उनकी हार हुई थी, पूर्णिया में उनकी हार हुई थी, कटिहार में उनकी हार हुई थी। तो ये कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पे एनडीए का दबदबा था। कटिहार और पूर्णिया सिटिंग सांसद थे एनडीए के, वहां पे एनडीए हार गई। दोनों सीट जेडीयू का था, दोनों सीट जेडीयू हार चुका। और अब पूर्णिया में जब उपचुनाव हुआ वहां पे भी जेडीयू को हार मिली है। तो जो इलाका कभी एनडीए के लिए मजबूत गढ़ माना जाता था, अगर वहां के एक विधानसभा उपचुनाव में एनडीए उम्मीदवार की हार होती है तो एनडीए के लिए अच्छे संकेत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के लिए भी खतरे की बात है, क्योंकि अगर वहां पे निर्दलीय सांसद चुनाव जीत कर आता है, पूर्णिया से पप्पू यादव और निर्दलीय बिल्कुल आनंद, देखिए जब चुनाव से पहले आप लोग ही ग्राउंड पर थे और वहां से आप लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे, जो आप लोगों ने जनता से बात की, उनका साफ कहना था कि विकास के मुद्दे पर वो लोग वोट डालना चाहते हैं और ये पब्लिक है, सब जानती है, उनका माइंड बिल्कुल क्लियर है किसे वोट डालना है किसे नहीं वोट डालना। इसीलिए नोटा, इस बार जितने वोट नोटा पर पड़े हैं उससे भी ये लगता है कि जनता बहुत स्मार्ट हो चुकी है। और इधर एक तरफ देखा जाए तो नीतीश कुमार विकास मॉडल पर काम कर रहे हैं। कई बार कहते हैं कि नीतीश जो है बहुत विकास कर रहे हैं, अगर इतना ही विकास कर रहे हैं लेकिन फिर भी देखिए इसका असर नहीं देखने को मिला। निर्दलीय उम्मीदवार को जिता दिया वहां की जनता ने। बिल्कुल, देखिए अगर आप विकास की बात करते हैं और विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं तो हम आपसे, आपके बातों पर हम एतबार कैसे करें जब विकास के नाम पर आपने वोट मांगा और जनता ने खारिज कर दिया। तो कहीं ना कहीं विकास आप कर रहे हैं, यानी कि जिस विकास की बात आप कर रहे हैं, जो दावा आप कर रहे हैं, यानी कि जमीन पे सही तरीके से वो विकास नहीं उतर पा रहा है, जनता तक उस विकास का फायदा नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से मैंने आपको बताया कि नई रणनीति बनानी होगी राहुल, और नई रणनीति बनानी होगी इस महीने में भी। चलिए बिल्कुल आनंद, आपके पास आएंगे तो देखिए शंकर सिंह ने निर्दलीय के तौर पर अपनी जो जीत है वो दर्ज इस रुपौली विधानसभा उपचुनाव में कर लिए। करारी जो शिकस्त है वो इस बार आरजेडी को मिली है, यानी कि तीसरे स्थान पर बीमा भारती इस बार रही। और बीमा भारती की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव में भी जब चुनाव का रिजल्ट सामने आया तो उस वक्त भी करीब 26 से 27 हजार वोट, और इस बार भी उसी के आसपास इनको वोट जो है वो मिले हैं। और इस जीत के बाद से जश्न भी है, और जीत के बाद से क्या तस्वीर सामने आई है, जायजा लिया है संवाददाता कुमार प्रवीण ने। पूर्णिया के रुपौली विधानसभा उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है और निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह चुनाव जीत चुके हैं। निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह 8,211 वोट से जीते हैं। निर्दलीय प्रत्याशी को कुल 67,779 वोट मिला है, जबकि दूसरे स्थान पर जदयू प्रत्याशी हैं जिन्हें 59,568 वोट मिला है। वहीं पूर्व विधायक जो राजद से चुनाव लड़ रही थी बीमा भारती, उनको मात्र 30,108 वोट मिला है। लगभग 37,670 वोट से बीमा भारती चुनाव हार चुकी है और तीसरे स्थान पर रही है। जबकि बीमा भारती के पक्ष में पप्पू यादव जो यहाँ के सांसद हैं, उन्होंने भी समर्थन दिया था। इसके अलावा जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, इसके अलावा कई बड़े नेता यहाँ पर आए थे, उन्होंने प्रचार किया था। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए प्रत्याशी कलाधर मंडल जो पहली बार चुनाव मैदान में आए हैं इस बार, और उनके पक्ष में स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री और जीतन राम मांझी के अलावे दोनों डिप्टी सीएम, कई बड़े मंत्री लगातार चुनाव प्रचार किए, कैंप किए वहां पर। इसके बावजूद भी जदयू प्रत्याशी चुनाव हार गए। कहीं ना कहीं जो एंटी इनकम्बेंसी होती है उसका प्रभाव देखने को मिला। और इस बार जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह चुनाव जीत गए हैं। वहीं लोकसभा की भी बात करें तो इस बार लोकसभा में भी निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव यहां से चुनाव जीते। ऐसे में जिस तरह से राजनीति करवट बदल रही है, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अब जो दलीय प्रत्याशी हैं उनके लिए जनता एक सबक दे रही है कि वो या तो क्षेत्र में लगातार रहे, जनता से जुड़े रहे, नहीं तो उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और शंकर सिंह लगातार क्षेत्र में रहे, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज निर्दलीय होने के बावजूद, अकेले चुनाव मैदान में होने के बावजूद वह 8,211 वोट से चुनाव जीत चुके हैं। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। और आनंद हमारे साथ जुड़े हुए न्यूज़ 18 संवाददाता। आनंद, सिटिंग सीट जो थी वो जेडीयू की थी, ये रुपौली, लेकिन अगर आरजेडी की अगर बात करें तो आरजेडी के पास होने के लिए बहुत कुछ नहीं था इस सीट को लेकर के। लेकिन खास करके बीमा भारती की अगर बात करें, जिनकी महत्वाकांक्षा के लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने पार्टी बदल दिया, विधानसभा चुनाव में उतर गई, और विधानसभा चुनाव में भी हार के बावजूद भी आरजेडी उन पर भरोसा जताया, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी करारी हार जो है, करारी शिकस्त हुई। और वोट भी कितने कम मिले, कभी लोकसभा चुनाव में 26 से 27 हजार और 30 हजार के आसपास उनका जो वोट है वो अटक के रह जाता है। लेकिन इन सब के बीच अब बीमा भारती की आगे की जो सियासत है
है वो किस तरीके की नजर आती है और देश मंडल वैसे ही फंसे हुए हैं? देखिए, निश्चित तौर पे अवधेश मंडल फंसे हुए हैं। बीमा भारती के बेटे पर भी वारंट इशू है, तो जाहिर सी बात है बीमा भारती के लिए राह आसान नहीं है। वो विधायक थी, आराम से सत्ताधारी दल के साथ थी, लेकिन उन्होंने अंतिम समय पाला बदला, लोकसभा चुनाव लड़ी और वहां भी हार गई और विधायक से वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, अब चुनाव हार गई। तो इस उपचुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ है तो वो बीमा भारती। जो विधायक 5 बार विधायक रह चुका हो जिस विधानसभा से, अगर वहां पे सिर्फ हार ही नहीं मिला बल्कि तीसरे नंबर पर चले गए तो उनके साख पे भी बड़े सवाल खड़े हो गए। अगली बार पार्टी उन्हें टिकट देगी या नहीं देगी, यह भी सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आप जमानत जब्त करा चुकी हैं, दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव में आप तीसरे नंबर पर चली गई, 30,000 से कम वोट आपको मिला है। तो ऐसी स्थिति में बीमा भारती अगली बार 2025 के विधानसभा चुनाव में जब टिकट मांगने जाएंगी तो उसकी दावेदारी कितनी मजबूत होगी, यह दिलचस्प होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार भी जब चुनाव प्रचार करने गए थे तो उन्होंने बीमा भारती के बारे में बोला कि उसे बोलना भी नहीं आता था, पढ़ना भी नहीं आता था। मैंने उसे बजाते बावजूद इसके विधायक बनाया, उसे मंत्री बनाया। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि उसे देखकर भी पढ़ना नहीं आता, तो हमने 4-5 मंत्री को एक साथ शपथ करा के उसका शपथ कराया। तो ऐसे में बीमा भारती के लिए रियल में बहुत बड़ा झटका है कि वो जेडीयू के साथ आराम से विधायक के तौर पर थी, लेकिन अंतिम समय में वो महागठबंधन के साथ गई और लोकसभा का उम्मीदवार बनी, लेकिन वहां भी हार मिल गया। अब आगे का उनका फैसला क्या होगा, अगला कदम क्या होगा, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आरजेडी के लिए उन पर दाव लगाना इतना आसान भी नहीं होगा। बहरहाल जो भी हो, तेजस्वी यादव के बहुत करीब, लालू यादव के बहुत करीब मानी जाती है बीमा भारती। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या रहेगा पार्टी का रुख, ये तो आरजेडी बता सकती है। लेकिन अभी के हिसाब से अगर देखें तो बीमा भारती के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। वो इस झटके से कैसे उभरेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। पप्पू यादव ने भी उन्हें समर्थन दिया था, बावजूद इसके उनकी हार हुई है। तेजस्वी यादव भी चुनाव के ठीक एक दिन पहले पहुंचे थे, उन्होंने भी चुनाव प्रचार किया, उनके लिए रैली भी की, लेकिन बावजूद इसके वो हार गई। तो यानी कि साफ है कि रुपौली की जनता शायद उनके खिलाफ मन बना लिया था, इसी वजह से उपचुनाव में भी उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा और लोकसभा चुनाव में भी हार गई। तो बीमा भारती का अगला कदम क्या होगा, आने वाले समय उनकी राजनीति क्या होगी। उनके पति पर भी मामले चल रहे हैं, वो भी फरार बताए जा रहे हैं और ऐसी स्थिति में बीमा भारती इस वक्त बिल्कुल अलग थलग पड़ती दिख रही है। अब सारा कुछ निर्भर करता है तेजस्वी यादव पर और आरजेडी पर कि बीमा भारती को लेकर वो क्या फैसला करते हैं और आने वाले समय में बीमा भारती को क्या कुछ मिलता है आरजेडी की तरफ से। जी चलिए, बिल्कुल शुक्रिया आनंद इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, रुपौली विधानसभा उपचुनाव की तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। बता दें कि निर्दलीय शंकर सिंह को 67,000 के करीब वोट मिले हैं और उनकी जीत जो है उन्होंने अपनी दर्ज करा ली है। तो रुपौली से निर्दलीय शंकर सिंह की जीत दर्ज हो चुकी है और बिल्कुल कहीं ना कहीं के साथ एक चौंकाने वाला जो जनता ने जनादेश है वो इस उपचुनाव में दिया है। लक्ष्मी, तो बिल्कुल रुपौली की जनता ने बता दिया है अपना प्यार, उन्होंने दिखा दिया है कि शंकर सिंह जो कि निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनको जिता करके, और बाकी जो जेडीयू और आरजेडी मैदान में थी उनको शिकस्त मिली है, निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। इसी के साथ यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।